कर लेते हैं। पहला टॉपिक है क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं? पहला चैप्टर क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड कूलॉम्स लॉ। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। अब जरा समझिए, आप लोग पढ़े एनसीईआरटी की या कोई भी किताब पढ़ के आए हैं घर से? थोड़ा सा पढ़े होंगे, थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपने फील किया होगा कि कुछ बातें उसमें लिखी हुई हैं शुरुआती इंट्रोडक्शन के बाद कि अप्रॉक्सीमेट कितना ईयर्स पहले, लगभग 600 या 500 BC कहाँ ग्रीस। कई सारी किताबों में ग्रीस ऐसे लिखा रहता है, कई सारी किताबों में ग्रीक लिखा रहता है। अच्छा, 600 BC यानी लगभग आज से कितना साल पहले? 2600 साल पहले कुछ फिनोमिना लोगों ने ऑब्जर्व किए। आप भी ऑब्जर्व करते होंगे, आज आप भी ऑब्जर्व करते होंगे कि बहुत सारी ऐसी इंसिडेंसेज हैं जिसमें बड़ा आश्चर्यजनक आपको लगता होगा। जैसे एग्जांपल, कहीं बैठे हैं अचानक उठे, पैर जमीन पे रखे, लगा करंट लग गया। हम कहीं बैठे हैं अचानक कोई चीज पकड़े, लगा हाथ पे करंट लग गया। ऐसा होता है? कभी आपने फील किया होगा, और खासतौर पे ठंडी के मौसम में कि आप जब वुलन क्लोथ उतारते होंगे तो इसमें से चट की एक आवाज आती है। या एकदम डार्क रूम है, अब तो डार्क रूम रहा नहीं, लेकिन अगर एकदम डार्क रूम हो और उसमें अपना कपड़ा उतारे तो आपको बहुत छोटे स्पार्क्स नजर आएंगे। देखा है कभी? क्योंकि डार्क रूम रहता ही नहीं है, अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है सब जगह पे। लेकिन अगर एकदम डार्क रूम होगा ना तो उस पॉपिंग साउंड के साथ, चट की आवाज के साथ आपको स्पार्क भी देखने के लिए मिलेगा। समझे? लेकिन चट की आवाज तो सुनते होंगे। या आप कोई सिंथेटिक क्लॉथ, खास तौर पे शादी के आया, आप लोग स्कूल कोई स्टूडेंट रहे हैं तो स्कूल में तो अक्सर सिंथेटिक क्लॉथ यूज होता है। तो जब आप घर आते होंगे, अपना यूनिफॉर्म उतारते होंगे, तो लगता होगा कि शरीर के बाल की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, शरीर में जो बाल, और बाल भी खराब हो जा रहे हैं। ऐसा फील करते हो? ये है ना? क्यों? वाई? आप कुछ बात और ऑब्जर्व करते होंगे, आपका टेलीविजन का स्क्रीन काफी ज्यादा गंदा हो जाता होगा। अक्सर लगता होगा डस्ट बैठ गया उसके ऊपर। या मोबाइल का स्क्रीन लगता है सारा गंदगी यही पड़ता है, साफ करते हैं फिर गंदा हो जाता, लगता है डस्ट बैठ गया उसके। क्यों? शुरुआती टाइम से ही स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन का नेचर होता है कि वो चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है, उत्सुकतावश। शुरुआती दौर से ही ये घटनाएं लोगों को क्या करती रही हैं? अट्रैक्ट। इस नेचर में होने वाली सारी घटनाएं लोगों को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। लोग फिर उस ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं उस चीजों का। तो ये कहानी कब से शुरू हो रही है? 600 BC से, कि लोगों ने कुछ फिनोमेना को ऑब्जर्व किया कि कहीं पे हम बैठे हैं अचानक उठे, पैर रखे, लगा जैसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। कहीं बैठे हैं आप बस की सीट पे या गाड़ी की सीट पे बैठे हो, बैठे थोड़ी देर बैठे रहे, और जब उतरना चाहे गाड़ी का गेट पकड़े, लगा हाथ में शॉक लगे। इलेक्ट्रिक शॉक लगता रहता है। तो लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन किया कि ऐसा क्यों होता है। अब जरा ऑब्जर्वेशन करो आप लोग कि क्यों हो रहा है। सारे केसेस ले लो। आप चेयर पे बैठे हैं, केस स्टडी करो। चेयर पे बैठे हैं अचानक मन किया जूता उतार देते हैं, जूता उतार के ग्राउंड में पैर टच किए, लगा जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। नहीं लगता है ऐसा? शर्ट स्कूल से आए, यूनिफॉर्म अनड्रेस वो कर रहे हैं, तो लगा कि वो पैर के बालों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पैर के बाल भी खड़े हो जा रहे हैं। या ठंडी के मौसम में वुलन क्लॉथ उतारे, या शादी ब्याह से कहीं से आए, सिंथेटिक क्लॉथ, स्पेशली सिंथेटिक क्लॉथ पहने हुए हैं, तो उतारे तो उसमें पॉपिंग साउंड तो सुनाई दे रहा है। इन तमाम ऑब्जर्वेशन को अगर गौर से सोचें
तो इसमें एक बात कॉमन है सब में। जरा बताइए आप लोग कि क्या कॉमन है, क्या कॉमन है? इन तमाम घटनाओं में एक घटना कॉमन है जो सब केस में हो रही है। अपने आप को मजबूर कीजिए सोचने के लिए, यही तो सीखना है। जब तक मजबूर नहीं कीजिएगा दिमाग कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सोचेगा नहीं चीजों नहीं। सब में साउंड नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक सब में नहीं लगेगा। किसी कारण से एक रीजन जो सब में कॉमन है, जिसके कारण से ये घटना घट रही है, उस रीजन को सोचना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, चेयर पे बैठे हैं, शूज का मन क्या शूज खोल लेते हैं, शूज खोल पहन के बैठे थे आप, शूज खोल लेते हैं और जैसे ही ग्राउंड में पैर टच किए लगा इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। या चेयर पे बैठे हैं अचानक मेटल का एक कोई दरवाजा है उसको पकड़े तो हाथ में शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक। स्कूल से आए, कपड़ा उतारे, यूनिफॉर्म शरीर के बालों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा, बाल भी खड़े हो जा रहे हैं, कपड़े की तरफ अट्रैक्ट हो रहे। इन सब को घटनाओं में एक रीजन है, कारण है, अट्रैक्शन नहीं। अट्रैक्शन तो इफेक्ट है। हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज हम कैसे पता, हमें तो चार्ज ही नहीं पता ना, हमें तो चार्ज ही नहीं पता है। सब में एक रीजन है जो सब में कॉमन है। सोचिए, मजबूर करो, कारण क्या है? सब केस को स्टडी करेंगे तो कारण क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा? कारण आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप जो जानते हैं वो नहीं, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, क्योंकि बात की शुरुआत तो ऑब्जर्वेशन से हुई। आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर रीजन खोजना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अच्छा चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, ये आपको पढ़ाया जाता है कि सूखे बाल में प्लास्टिक की कंघी रगड़ करके बाल के कागज के टुकड़ों के पास लाइए तो कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट हो जाता है ना? ये तो ऑब्जर्व किया होगा। अब ये भी एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए, इसमें क्या हो रहा है? रबिंग। सब में कॉमन ऑब्जर्वेशन अगर खूब गौर से देखिएगा तो सब केस में रबिंग के बाद ऐसा हो रहा है। सब केस में जब हम यूनिफॉर्म पहने हैं, दिन भर हमारे शरीर में रगड़ खा रहा है, वो रबिंग हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। जब हम चेयर पे बैठे हैं, स्लाइड किए बैठे हैं तो रबिंग हो रहा है। बात समझे? जैसे बाल को कंघी को बाल में रगड़ करके फिर कागज के टुकड़ों के पास लाए तो अट्रैक्ट करते हैं, रबिंग हो रहा है। आप एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अब गुब्बारा दीवार में चिपकाते हैं, रगड़ करके चिपका देते हैं, बर्थडे वगैरह या कोई ओकेजन फंक्शन पे, सब ये तमाम ऑब्जर्व तो जो 600 BC में लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जहां जहां रबिंग हो रहा है वहीं पे ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही, जहां जहां रबिंग हो रहा है। विदाउट रबिंग नहीं। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा था? विदाउट रबिंग ये ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है। हाँ, और जब ये घटना जिस ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, इसका मतलब एक प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है, यानी कि रबिंग से एक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है। और थोड़ी देर के बाद अगर उन जो दो ऑब्जेक्ट आपस में रब किए, इस तरह से लोगों ने रब करके देखा, रबिंग की शुरुआत हुई और लोगों ने इस घटना का नाम, इसका मतलब लोगों ने कहा कि रबिंग होने से एक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, जो प्रॉपर्टी इस बॉडी की स्टेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इनस्टेबल प्रॉपर्टी है। अगर अगेन बॉडी को टच करें तो प्रॉपर्टी लॉस कर जाती है, स्टेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लोगों ने ऑब्जर्व किया कि स्टेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इनस्टेबल प्रॉपर्टी है। और बॉडी को जिस दो बॉडी के आपस में रगड़ने से ऐसा कुछ हुआ है, वो उस दो बॉडी को क्या कर दे, टच कर दे, और टच करने के बाद फिर ऑब्जर्व करें तो देखेंगे नहीं वैसा ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि दोबारा टच करने से वो जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई थी रगड़ने की वजह से, उसका क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी इनस्टेबल प्रॉपर्टी है।
और इस तरह की प्रॉपर्टी को ग्रीस वाले ने क्या कहते थे? चार्ज। बात समझे? और चार्ज जो चार्ज रगड़ने से एक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही थी उसको उन्होंने नाम दिया चार्ज। और ये इस बात को, इस घटना को उन्होंने बोला चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। क्या बोला? चार्जिंग, रगड़ा, बॉडी चार्ज हो गया, एक प्रॉपर्टी आ गई, टच किया, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, तो क्या हो गया? डिस्चार्जिंग। यानी जो चार्जिंग हुआ था बॉडी में, एक स्पेशल प्रॉपर्टी पैदा हुई थी, उसका क्या हो गया? लॉस हो गया। बात समझ में आ गई? बात समझे? अब क्यों हुआ नहीं हुआ वो तो आज तक साइंस एक्सप्लेन कर रहा है, वो चर्चा का विषय अलग। जो ऑब्जर्वेशन के आधार पर बातें आई, जहां से चार्ज शब्द आया, अच्छा तो लोगों ने अलग अलग चीजों को रगड़ के देखा। जैसे शुरुआती दौर में लोगों ने रगड़ के देखा किसको? एबोनाइट। इसको अलग अलग पेयर बनाए। आप एनसीईआरटी की बुक पर ना मार्क कर देना अलग अलग पेयर। किसी भी बैटर को किसी के साथ रगड़ देंगे तो नहीं होगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो पेयर पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पेयर पूछ लिया जाएगा। बात समझी? तो एबोनाइट और किसको रगड़ा? एबोनाइट को और कैट्स फर। कैट्स फर। एबोनाइट क्या है? एबोनाइट को एम्बर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्बर भी। एम्बर क्या है? एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी कम्स फ्रॉम प्लांट्स एक्सट्रैक्ट। खासतौर पे आज के जमाने में समझो ना, मोटा मोटी तौर पे रबर। बात समझ में आया? बात समझे? प्लांट से छील छाल लो तो रस निकलता है, उसी का रबर बनता है ना? बात समझे? आज के जमाने में रबर। इसको जब उन्होंने रगड़ा तो देखा क्या? इसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई किसकी? अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन किसी कारण से हो रहा है और फिर दोबारा टच कर दिया तो उस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, अट्रैक्शन का लॉस हो गया। इसका मतलब रगड़ने से एक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही, रगड़ने से कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? शेप बदल गया, साइज बदल गया, क्या हुआ? प्रॉपर्टी डेवलप हुई, एक गुण पैदा हो गया। उस गुण का ग्रीस भाषा में नाम ही चार्ज था। हिंदी में आवेश कहते हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ की हुई है। तो कुछ 3-4 पेयर्स हैं, वो आप लिख लीजिएगा, मैं लिखवा भी दूंगा, लिखवाऊंगा, ठीक है? और इसको यही शुरुआती इंट्रोडक्शन था किसका? चार्ज का। कि चार्ज शब्द की शुरुआत कहां से? बात समझ में आ गई? बात समझे? और आज जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, बात समझे, वही एबोनाइट का अपभ्रंश है। बात समझ पाए? बात समझे? इलेक्ट्रॉन शब्द कहां से आया है? एबोनाइट। समझे? आप देखेंगे जितने भी छोटे पार्टिकल हैं उसके आगे ऑन लगता ही है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बात समझ पाए? तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब आ जाएंगे इसके ऊपर कि चार्ज, ये तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अच्छा, चार्जिंग, अब आप यहां पे टॉपिक आ गया चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। इसमें क्या है कि ड्यू टू रबिंग और ड्यू टू फ्रिक्शन सम प्रॉपर्टीज डेवलप ऑन द बॉडीज व्हिच आर बीइंग रब्ड विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या रगड़े गए। एंड इट इज फाउंड दैट when the bodies are this property is known as the charge and this incidence is known as the charge. And when the bodies are being touched again,
we find out that the properties developed on the body after rubbing is lost, and this phenomena is termed as discharge. बात समझे? और डिस्चार्जिंग को ही आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हो, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट है मोटा मोटी तौर पे डिस्चार्जिंग हो रहा है। बात समझे? ठीक, तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कवर हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट जो है, पॉइंट्स टू बी स्टडी निकाल के बैठा करें ताकि बताते रहें कि भैया अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये तो शुरुआती बात समझ में आ गई। चार्ज शब्द कहां से आया? चार्ज का मतलब गुस्सा होता है। मैंने आपको बोला था क्या? अच्छा, ये बोला क्या गया? कैसा चार्ज है ये? इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं अभी जस्ट बता रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक शब्द किससे आया है? एबोनाइट से आया है। एबोनाइट को लेकर के ऐसा ऑब्जर्व किया गया। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज कैसा? इलेक्ट्रिक चार्ज, एक गुण, आवेश वाला गुण, लेकिन उस कैसे, किस तरह का आवेश, किस तरह का गुस्सा? इलेक्ट्रिक। एबोनाइट के लगने से जो फाइंड आउट हुआ था उसको इंडिकेट करता है। बात समझे? ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपली हम इसको आम भाषा में चार्ज कह देते हैं, लेकिन चार्ज रियल में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। बढ़ते बढ़ते रनिंग फॉर्म में कह देते हैं चार्ज। चार्ज मतलब गुण। कैसा गुण? वैसा गुण जो एबोनाइट से लेकर के मिला। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन। हम कर लें एक एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन कर लें। एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ origin of इलेक्ट्रिक चार्ज। हम भी कर लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, हम करके देखते हैं। ठीक, आप अच्छा कभी भी रगड़ेंगे तो किसको रगड़ेंगे? जिस चीजों को रबिंग कर रहे हैं ना, हम ध्यान रखेंगे कि वो क्या होना चाहिए? इंसुलेटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बाद में पढ़ेंगे। इंसुलेटर होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज, जब किसी कंडक्टर को आप चार्ज दीजिएगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके सरफेस के ऊपर, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं रह पाता है, तो इसका इफेक्ट नहीं दिख पाएगा। बाद में चर्चा करेंगे। इसलिए एक टॉपिक आपको शेयर किया हुआ है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। बात समझ पाए? ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन क्या हम भी कर लेते हैं। दो इंसुलेटर ले लेते हैं, बहुत अच्छा इंसुलेटर और कॉमन जो फाइंड आउट हो सकता है आपको क्या हो सकता है? एक तो मान के चलो, एक क्या हो सकता है? कुछ प्लास्टिक ले लें, कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा ले लें और कुछ ग्लास का टुकड़ा ले लें। बात समझ गए? अच्छे इंसुलेटर है दोनों, है ना? कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा ले लें, कुछ ग्लास का टुकड़ा ले लें। अब एक काम करते हैं कि और क्या ले लें? सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड। अच्छा, अभी जस्ट मैंने बोला था कि कंघी को रगड़ते हैं बालों में तो सूखा हुआ बाल होना चाहिए। कंडक्टिंग के स्टेज को रोकने के लिए सारी चीजें आवश्यक है, जिसको हम स्टेज बाय स्टेज डिस्कस करते हैं। पहले इस टॉपिक को देखो, सारी बातें एक साथ चल रही हैं, लेकिन हमें तो एक एक करके शेयर करना है ना, लेकिन सारी बातें तो एक साथ चल रही हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ पाए? कि तो डील करते समय जो हम डील कर रहे हैं, तो एक को पहले डील करते हैं, फिर दूसरे को डील करते हैं। बात समझ पाए? लेकिन सारी बातें एक साथ चल रही हैं। तो सिल्क थ्रेड लीजिए। सिल्क थ्रेड क्यों लिए? क्योंकि ऑब्जर्वेशन के दौरान कोई कंडक्टर नहीं हो, सब इंसुलेटर। एक काम करते हैं, बिफोर रबिंग का केस स्टडी कर लेते हैं। एक काम करते हैं, बिफोर रबिंग, रगड़ने से पहले, या रबिंग लिख दें बिफोर रबिंग या बिफोर फ्रिक्शन, है ना? बिफोर रबिंग या बिफोर फ्रिक्शन। बिफोर फ्रिक्शन हमने क्या किया कि एक बॉडी मान लो छत है, छत से ही लटका दिया या कोई स्टैंड ले लिया। मान लो एक ऐसा स्टैंड ले लिया आपने, है ना? ये स्टैंड है, इसमें से एक सिल्क थ्रेड के माध्यम से आपने रगड़ने से पहले प्लास्टिक को क्या क्या लटका दिया। ये क्या है आपका? सिल्क थ्रेड, और ये प्लास्टिक है, और इसको ग्लास को इसके पास लाए। कुछ नहीं देखा आपने, जो पहले ऑब्जर्व किया था, कुछ अट्रैक्शन वगैरह होगा, रिपल्शन वगैरह होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। रगड़ने से पहले आप देख रहे हैं। ठीक, उसी तरह से फिर क्या किए?
प्लास्टिक को लटका दिए और प्लास्टिक को ही पास में लाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किए, ग्लास को लटकाए और क्या लाए, प्लास्टिक पास में लाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगले स्टेज में क्या किए, ग्लास को लटकाए और ग्लास ही पास में लाए, तब भी कुछ नहीं हुआ। यानी आप कंफर्म हो गए कि रगड़ने से पहले कुछ नहीं हुआ। आप समझ गए, बात समझ में आया? रगड़ने से पहले यानी बॉडी पहले से चार्ज नहीं, यानी वो प्रॉपर्टी जिसके लिए हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो रगड़ने से पहले बॉडी में नहीं, जिसका नाम हमने चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ रहे हैं? ठीक। सेकेंड केस को देख लेते हैं। After rubbing similar type of body लिख दो, the bodies substance, बात समझे? एक ही तरह के बॉडीज को रगड़ने, एक ही तरह के बॉडीज को जब आपने रगड़ा तो अब आप मान रहे कि क्या कर रहे हैं, ग्लास को किससे रगड़ ले रहे हैं, ग्लास से, और प्लास्टिक को किससे, प्लास्टिक से। एक ही तरह की बॉडी को रगड़, बात समझिए? ठीक। तो आप फाइंड आउट करेंगे कि आप सिल्क थ्रेड से ग्लास को की बॉडी, एक ग्लास के टुकड़े को लटका दें और उसके पास कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लाएं, आप देखेंगे कुछ नहीं हुआ, नो ऑब्जर्वेशन, कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर क्या करें, ग्लास के टुकड़े को लटकाए और क्या लाए, ग्लास का टुकड़ा लाए, तब भी कुछ नहीं हुआ। ठीक। फिर क्या हुआ, ग्लास के प्लास्टिक के टुकड़े को लटकाए और प्लास्टिक का लाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 4 केस बन सकते हैं ना, और प्लास्टिक के टुकड़े को लटकाए और ग्लास का टुकड़ा लाए, तब भी कुछ नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन आप करके देख सकते। लेकिन शर्त यह है कि आप इंसुलेटिंग कंडीशन में होने चाहिए, नहीं तो जो चार्ज पैदा होगा वो कंडक्ट कर जाएगा, आपको हो चले भी पता नहीं चलेगा। ठीक। नेक्स्ट अगले केस में, आफ्टर रबिंग different type of substances यानी मैटर बॉडीज, अलग अलग तरह की बॉडीज को रगड़ने के बाद अब आपने क्या किया कि प्लास्टिक के टुकड़े को किससे रगड़ दिया, ग्लास के टुकड़े से। बहुत सारे प्लास्टिक का टुकड़ा रगड़ लिया ग्लास के टुकड़े से, इंसुलेटिंग कंडीशन में रहते हुए, इंसुलेटिंग कंडीशन में रहते हुए। बात समझ रहे हैं? तो अब रगड़ने के बाद प्लास्टिक के टुकड़े को लटकाया और क्या लाया, इसके पास ग्लास का टुकड़ा लाया, तो आपने देखा क्या कि प्लास्टिक का टुकड़ा ऐसे अट्रैक्ट हो गया, ऐसे टर्न हो गया, और ग्लास का टुकड़ा भी ऐसे टर्न होना चाह रहा है, प्लास्टिक का टुकड़ा वैसे टर्न। क्यों टर्न हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लास्टिक का टुकड़ा ऐसे है ये, और ऐसे लटका हुआ है प्लास्टिक का टुकड़ा, और इसके पास में क्या लाए, प्लास्टिक और ग्लास के टुकड़े को रगड़ दिए और प्लास्टिक के टुकड़े को सिल्क थ्रेड से लटका दिए और इसके पास क्या ला रहे हैं, ग्लास का टुकड़ा वैसे टर्न हो, या ऐसे लटकाए हुए ऐसे लाए वैसे टर्न हो। इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है, यानी ये एंड इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन। आपको लगा हो रही हमारे पूर्वज जो कहे वो तो सही बात है, रगड़ने के बाद हो रहा है, क्योंकि रगड़ने से पहले हम लटका के देख चुके थे, नहीं हो रहा। सिमिलर टाइप के मैटर को रगड़ के देखा, कभी नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? ठीक। ये अट्रैक्शन अट्रैक्ट हो गया, तब आपने क्या किया, ये प्लास्टिक का ही टुकड़ा लिया और ये प्लास्टिक का ही लटकाया और प्लास्टिक को ही पास में लाया, तब आप देखें कि ये ऐसे रिपेल हो रहा है, ऐसे टर्न हो रहा है, और ये भी ऐसे टर्न होना चाह रहा है, यानी ये भी चाह रहा है कि ऐसे हो जाए। समझ पा रहे हैं?
बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? क्या हुआ? रिपल्शन। आप ऑब्जर्व क्या किए? रिपल्शन हो रहा है, ठीक। और उसी तरह से ग्लास का टुकड़ा लटका दिए, ये तो प्लास्टिक का लटकाए थे, अब ग्लास का लटका दिए। और किसको लाए? प्लास्टिक को लाए। ये लगा हुआ था, ये प्लास्टिक और ग्लास आपस में लगा करके ऐसा कर, तो फिर आपने देखा कि ये अट्रैक्शन हो गया, ऐसे अट्रैक्ट हो गया। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से आप क्या किए? ग्लास का टुकड़ा लटकाए और ग्लास का ही टुकड़ा पास लाए, तो क्या हो रहा है? रिपल्सन हो, ऐसे टर्न हो गया। समझे? आपने फाइंड आउट कर लिया, यस। रगड़ने के बाद एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा है, एक इफेक्ट दिख रहा है। उस इफेक्ट को क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल दे सकते? नहीं दे सकते। घटना ही इलेक्ट्रिक हो रही है, क्योंकि वो शब्द ही आया है वहीं से, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नाम देंगे। एक इफेक्ट नजर आ रहा है, रगड़ने के बाद बॉडीज को पास लाने पे एक इफेक्ट नजर आ रहा है। तो इसके लिए किसी भी बॉडीज को किसी के साथ नहीं रगड़ सकते, पेयर जरूरी है। वो मैं समझा दूंगा कि पेयर की जरूरी है, समझ में आ जाएगा। तो ये जब ऐसा किया लोगों ने, तो बोला ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन है ना, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक्सपेरिमेंटल, कहां से आया इलेक्ट्रिक चार्ज? एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन है कि रगड़ने के बाद ऐसा होगा, ठीक। और हमने कहा कि इसका मतलब जहां जहां चार्ज पैदा होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेज होंगे, वहां बेसिक इनिशियली रबिंग का होना आवश्यक है, फ्रिक्शन। इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्रिक्शनल, शुरुआती टाइम में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। बात समझिए, बात समझ में आया? शुरुआती टाइम में क्या कहा गया? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। कि रगड़ने से ऐसा होगा। बात समझ में आ गई? अब गौर से देखना, बी फोकस। अब एक काम करें कि ये जो ग्लास का रॉड था, यही लिख दूं? दिख रहा है ना आपको? स्पेस है ना, यहां दिख रहा है, यही लिखता हूं। अगर ग्लास के रॉड को रगड़ा, आपने किसको रगड़ा था? ग्लास और प्लास्टिक और ग्लास को रगड़ दिया। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन आपको पता चल रहा था। अब क्या किए? ग्लास के रॉड को किससे टच करवा दिए? प्लास्टिक के टुकड़े के साथ। ग्लास के टुकड़े को प्लास्टिक के टुकड़े के साथ अरेंज कर, ये रब्ड है, पहले रगड़ करके इसको हम चार्ज कर चुके थे, और फिर टच करवाए। और फिर टच करवा के जब हमने ऑब्जर्व किया, अब टच कराए, मतलब टच करा दिया, और टच करा के फिर अगले हमने स्टेट में हटा दिए, ग्लास को हटा दिए और प्लास्टिक को हटा दिए, और फिर टान करके देखे, प्लास्टिक को टान दिया, ग्लास को उसके पास लाए, या प्लास्टिक को टान करके प्लास्टिक के टुकड़े को लाए, या ग्लास को टान करके प्लास्टिक का टुकड़ा लाए, या ग्लास के टुकड़े को टान करके ग्लास का टुकड़ा लाए। तो आपने देखा कि कुछ हो नहीं, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज हो गया। हमने जबरदस्ती जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर इंपोज की थी, रगड़ करके जबरदस्ती आपसे काम करवा लिया, स्वेच्छा बस नहीं कर सकते। आप गुस्से में हो, जबरदस्ती हमसे करवा लिया मास्टर, समझिए। इसलिए तो चार्ज उसका नाम दिया, क्योंकि इस घटना, इस तरह की प्रॉपर्टी को ग्रीक भाषा में चार्ज कहते हैं। और आपको छोड़ दिया तो आप नहीं कर रहे हो, छोड़ दिया कि आराम से नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर रहे, आप कर तभी रहे हो जब आप गुस्से में, आवेश है। इसलिए हिंदी ट्रांसलेट करते समय चार्ज को क्या कहा गया? आवेश। आवेश में हुआ, कोई बॉडी आवेशित है, चार्ज है मतलब आवेशित है, उसमें जबरदस्ती इंपोज कर दिया गया, छेड़छाड़ दिया गया, वो चार्ज में रहना नहीं चाहती, इसलिए जब टच किया तो आराम हुई, रिलैक्स कंडीशन में आ गया, डिस्चार्ज हो गया। बात समझ? डोंट लापच। पढ़ाना एक नाचना है, समझूंगा। कोई कहे कैसे, जैसे को आप बहुत अच्छा डांस करती हो, कोई कहे कैसे डांस कर लेती हो,
तो नहीं बता पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। पढ़ाना एक नाचना है, तो जब हम लोग फ्लो में आते हैं तो पता ही नहीं चलता है कुछ। पढ़ाने दीजिए, ठीक, हमें तो समझाना है आप। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कभी कुर्सी उठा लेंगे, कभी बैठ जाएंगे, तो उस पर ध्यान कर दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि वो जो कहना चाह रहे हैं उसको कैसे सटीकता से समझा सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा, डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, ठीक। +1 है मान के चलो, तो वो खत्म कैसे हो सकता है, जीरो कैसे हो सकता है? -1 के बाद नहीं, -1 के बाद, अब ये क्या हो गया, जीरो। और कहीं पे +2 है तो ये जीरो कब हो सकता है, -2 के बाद। कहीं पे -10 है, ये +10 के बाद जीरो हो सकता है। अगर दो बॉडी को आप रगड़ रहे हैं और दोनों बॉडी को बाद में टच कर रहे हैं और उसका इफेक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक बॉडी में एक खास प्रॉपर्टी जिस तरह की डेवलप हुई, दूसरी बॉडी में उसके जस्ट अपोजिट उतने ही मैग्नीट्यूड की एक अपोजिट प्रॉपर्टी डेवलप हो जा रही है। तभी लेके अगेन टच किए तो जीरो हो गए। फील करो बात, इसका मतलब यही हुआ ना, अगर एक बॉडी में खास एक प्रॉपर्टी डेवलप हुई तो उसकी जस्ट और उतने ही मैग्नीट्यूड की एक अपोजिट प्रॉपर्टी डेवलप होगी दूसरी बॉडी। ये कब पता चला? डिस्चार्जिंग से। किससे पता चला? डिस्चार्जिंग, अगेन टच कर दिया, डिस्चार्जिंग से। तो लोगों ने कहा इसका मतलब रगड़ने से जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है ना। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, प्लास्टिक को ग्लास और प्लास्टिक के बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन, और प्लास्टिक के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्सन, और ग्लास और प्लास्टिक के बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन, और ग्लास और प्लास्टिक के बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन, और ग्लास के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्सन। यानी क्या, ये जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है ना, उसमें हमने फाइंड आउट किया कि सेम प्रॉपर्टी रिपेल्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी अट्रैक्ट्स। ये ऑब्जर्व किया, और जब दोबारा बॉडी को टच कर दिया तो ना तो अट्रैक्शन हो रहा है ना ही रिपल्सन, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या, अगर इसका मतलब कि हम इस बात को टाइप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव गुण डेवलप हुआ है तो जस्ट उतना ही गुण दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव डेवलप। वैसे वो अलग बात है कि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर, बात समझ पाए? यही मान सकते थे ना, यही तो मान सकते थे और मान क्या सकते हैं? जो घटनाएं घट रही थी उसके आधार पर तो हम यही बात कर सकते हैं। बोलो ना, कहीं से कोई चीज आई नहीं है, बस सिस्टमेटिक पढ़ते जाइए, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं, बस रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। टाइप्स यहीं से डिसाइड हो गया क्या, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब यह दो तरह का होता है, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, सुविधा के लिए। बात समझे? बात समझ में आया? वही कह ही सकते थे क्योंकि घटना ही हमें इंडिकेट कर रही है कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव, नहीं तो डिस्चार्जिंग होगा जीरो होता ही नहीं। बात समझ गए? कोई डाउट? ठीक। अच्छा, यानी टाइप्स कितने तरह के होते हैं? चार्ज 2 टाइप्स के होते थोड़े हैं, हमने मान लिए घटनाओं को ऑब्जर्व करके। ठीक, 2 तरह के होते हैं, तभी ऐसा संभव है, नहीं तो ये घटनाएं संभव ही नहीं थी। ठीक, और अगर एक को हमने पॉजिटिव मान लो जैसे मैंने यहां बोला कि प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर बोलते बताइए ये हमें कैसे पता चला कि एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर, ये तो इलेक्ट्रॉन से बहुत पहले की कहानी है। इलेक्ट्रॉन को इस आधार पे हमने कहा इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमें कैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता, कैसे हमने कहा ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर
तो चार्ज की अंडरस्टैंडिंग तो पहले से होनी चाहिए। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ, कैसे पता? पहले से चार्ज हम डिसाइड करके रखे, उसके आधार पर हम कह सकते थे ना। अब बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा था? हमने कहा इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव, हमारे पूर्वज कह देते कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आज हमारे पूर्वज कह देते ऑब्जर्व करते कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आज हम पढ़ रहे होते कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज ले लेते तो दुनिया बदल जाती? क्या मतलब है, कैसे दुनिया बदलेगी? हम फिर यही मान के चलते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तब पढ़ते न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। फिर कहते कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है मेटल के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव मानते। मेरा नाम दिलीप कुमार राय नहीं होते विकास कुमार होता तो मैं बदल जाता क्या? इलेक्ट्रॉन को हमने चार्ज दिया, कहा ये नेगेटिव होंगे, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया हुआ था जिस तरह के चार्ज को नेगेटिव बोला हुआ था तो इलेक्ट्रॉन को वैसा देखा गया, तो बोला गया इलेक्ट्रिक पे नेगेटिव चार्ज। बात समझ में? ठीक, तो अब आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ पेयर्स पढ़ के आपको मार्क कर लेने हैं। 4-5 पेयर दिया जाता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है एनसीईआरटी, वैसे कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं। ठीक, पॉजिटिव आज आप जो लग रहे हैं, आज हमने जिसको पढ़ा है ग्लास रॉड के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी? एम्बर से, एम्बर एंड कैट्स पर। हम सुविधा के लिए अब एम्बर और कैट्स पर नहीं लेकर रहते, क्या लिए? प्लास्टिक और ग्लास। बात समझे? तो उस टाइम में जो ऑब्जर्व किया गया तो एम्बर के ऊपर क्या कैसा चार्ज जब बोला हमारे पूर्वज ने नेगेटिव और कैट्सपर के ऊपर पॉजिटिव, और उसी एम्बर का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव हो गया। समझिए बात समझ में आया? हमारे पूर्वज एम्बर के ऊपर पॉजिटिव बोल लेते, बोला कि अरे घटनाएं जो हो रही है ना उसमें ये हम कह सकते हैं कि दोनों बॉडी जिसको हमने रगड़ा है दोनों के ऊपर एक चार्ज, एक गुण पैदा हुआ है। एक को पॉजिटिव गुण कह सकते हैं तो दूसरा वाला नेगेटिव। अगर एक को नेगेटिव इसको पॉजिटिव बोल दिया तो ये नेगेटिव है, क्योंकि दोनों को अगेन टच कराया गया तो वो रिलॉक्स हो गया। तो +1 0 कब हो सकता है? -1 के साथ। यानी अगर एक दोनों को दोबारा टच किए हैं तो सबसे अच्छा हमको क्लासिफिकेशन का चार्ज, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज को पढ़ने का है। एक को अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो दूसरे को क्या मान ले? नेगेटिव। अरे इसको पॉजिटिव मानना फिर ये नेगेटिव है। हमारे पूर्वज उल्टा मान लेते, हमारे पूर्वज ने जो माना उसके आधार पे हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया। वो बोल देते कि भैया एम्बर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, आज हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पढ़ रहे होते। इससे साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम पढ़ते कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर यानी प्लस का उतना चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। मैग्नीट्यूड उसकी अपनी नेगेटिव प्रॉपर्टी है, मैग्नीट्यूड चार्ज का नहीं बदलता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सिर्फ साइन बदल जाता है। साइन बदलने से क्या होता है? बात समझ में आ गया? कोई डाउट? यहां तक का टॉपिक क्लियर? अब इतनी बातें हमने पढ़ ली, समझ ली, तो अब जरा डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करें। डेफिनेशन क्या रख सकते हैं? अब डेफिनेशन समझ में आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता। डेफिनेशन क्या होता है? Be focused. Definition of electric charge. अब इसको डिफाइन कर ले, कैसे डिफाइन कर ले? It is an intrinsic. Be focused. It is an intrinsic property.
इंट्रिंसिक शब्द सुने क्या? बिल्कुल सुनना सोचिए। इंट्रिंसिक का मतलब अंदरूनी गुण है, उसका अपना गुण है, वो कभी बदलेगा नहीं। इंट्रिंसिक है, उसमें गुथा हुआ है, जो बाहरी फैक्टर से प्रभावित नहीं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जैसे एग्जांपल बोलूं, मास, ये भी क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। पॉइंट्स टू बी स्टडी में ये पॉइंट लिखवाना भूल गया, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, इसलिए बुक का रहना जरूरी होता है, ताकि बुक से पॉइंट्स टू बी स्टडी जब लिखवाए तो बुक की मदद से लिखवा दे। बहुत सारी किताबों यूज करके वो, और आप इसमें डिस्कस करेंगे तो इंट्रिंसिक मास बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास आप चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज करने का अलग है, मास है बॉडी में, बॉडी का अपना प्रॉपर्टी है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ये है क्या? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। डेफिनेशन इलैबोरेट करेंगे, थोड़ा और डिस्कस करेंगे और फिर इलैबोरेट करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। अभी एक क्लास वर्ड जब डिस्कस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा चार्ज ये था, क्योंकि सारा खेल कौन खेल रहा है? चार्ज। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, विच enables the body to produce electric effect। और अभी जिस तरह का इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने देखा वो क्या था? इलेक्ट्रिक फोर्स। देखा ना, एक इफेक्ट देखा, इलेक्ट्रिक फोर्स देखा, एक फोर्स देखा ना, वो रगड़ने के बाद ही दिख रहा है, पहले नहीं। यानी रगड़ने से एक गुण डेवलप हुआ जो जिम्मेदार था उस फोर्स के लिए। बात समझ गए? ठीक। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच एनेबल्स द बॉडी टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन the another bodies near about it। ये डेफिनेशन लिखवाया था, ये डेफिनेशन लिखवाया था। जो आवाज किस चीज है? Near about it or being electrically affected by the another bodies near about it। ये लिखा था, प्रॉपर्टी है ना, बॉडी पे की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो बॉडी को इस लायक बनाती है, वो अपने आसपास की दूसरी बॉडीज के द्वारा। नियर अबाउट इट मतलब क्या? कौन सी बॉडी? अनदर बॉडीज। यानी ये इफेक्ट किसके ऊपर दिख सकता है? आसपास की दूसरी बॉडी जो उसके आसपास में है, या खुद बॉडीज आसपास की दूसरी बॉडी से अफेक्टेड दिखेगी, एक इफेक्ट दिखेगा। और इफेक्ट में घटना में सबसे कॉमन, कोई घटना में सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है? फोर्स। कोई घटना घट गई तो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है? फोर्स। अब ऑब्जर्व होगा कि फोर्स लग रहा है। अब इस अच्छा एक चीज और यहीं से अगर देखें, यहां से देखें, आप फोर्स के बारे में कई तरह से फोर्स को क्लासिफाई किया जाता है, कई तरह से फोर्स को क्लासिफाई किया जाता है। करते हो कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आप ध्यान से देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे मैंने लगा दिया ऐसे कॉन्टैक्ट करके, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स एक्सेट्रा। लेकिन इस यूनिवर्स को बनाने में
जो जिम्मेदार फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, नेचुरली अकरिंग फोर्स। नेचर में खुद एग्जिस्ट करता है, हम नहीं लगाते। नेचुरली अकरिंग फोर्स, और नेचुरली अकरिंग फोर्स में तीन फोर्सेस बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, दो और है न्यूक्लियर फोर्स वगैरह, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। बी फोकस। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्लास 11th में आप पढ़ के आए हैं, ध्यान से समझो, अपने कोर्स को समझने का प्रयास करें। 11th में पढ़ के आए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, कारण वाला। नेचुरली अगर ये तो बेसिक फोर्स है, ये नहीं होता तो यूनिवर्स नहीं होता, मैटर कहां से आता? ठीक। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ना है और मैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ना है, और मैग्नेटिज्म का कारण ही चार्ज इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इसके ऊपर काफी जोर है, बस समझिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कारण इलेक्ट्रिक चार्ज। अब समझे बात को, यानी चार्ज प्रॉपर समझ में आना चाहिए। पूरे फर्स्ट पार्ट पर समझने के लिए चार्ज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जहां जहां आपको आगे जितना अंडरस्टैंडिंग चार्ज का हो जाएगा उतना सुविधा होगा चीजों को समझ में। अच्छा, तो समझते हैं, क्योंकि बेसिक में अगर सपोज करें, जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपको ए बी सी डी लिखने नहीं आता है तो एप्पल आपको याद हो सकता है, लेकिन अगर वहीं पे अमर लिखना पड़े तो फिर नहीं लिख पाओगे। समझ गए बात? समझ में आया? तो फुटकर तरीके से चैप्टर टू चैप्टर में कुछ याद कर सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको एलिमेंट्री बातें समझनी चाहिए, और चार्ज सबसे बेसिक एलिमेंट्री पॉइंट है, इसलिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए, इसलिए इतना डिस्कशन हो रहा है। समझे बात समझ में आया? अब अगेन घर पे जाके चार्ज पढ़ें, एक क्लास और चार्ज को देंगे, उसके बाद चार्ज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। समझ गए?